everyone, welcome back to my channel अनन्या मिश्रा बायोलॉजी। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि हमारी जो बॉडी है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक वॉल है, वो किससे मिलके बनी हुई होती है? ब्रिक, ईंटों से। ठीक है, तो जब हम लोग उनको धीरे धीरे जोड़ते हैं, एक लाइन बनाते हैं, दो लाइन, धीरे धीरे करके पूरी वॉल बन जाती है। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है और वो मिलियंस ऑफ सेल्स, जिन सेल्स को हम लोग अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, वही सेल बहुत बिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर हमारी पूरी बॉडी बना देते हैं और फिर हम उस बॉडी को देख सकते हैं। सच अ ग्रेट थिंग। जो सेल होता है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन होता है लिटिल रूम। अब जो सेल है वो कैसे आया, हम लोगों को कैसे पता चला, इसके डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1665 में जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया, जो ट्री होता है ना उसकी जो बार्क होती है, जो आउटर लेयर होती है ब्राउन ब्राउन, उस जो कॉर्क होती है, उन्होंने उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और ऑब्जर्व किया कि उसमें छोटे छोटे से रूम्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। उन्होंने उसको नाम दिया सेल। ठीक है, तब ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो अपना प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इतना ही देख सकते थे, ज़्यादा उन्हें क्लियरली जो चीज़ें थी वो नहीं दिख सकती थी क्योंकि माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं था। देन जो इम्प्रूव माइक्रोस्कोप आया 1674 में, तब जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने फ्री लिविंग सेल जो था वो डिस्कवर किया। जो फ्री लिविंग सेल, जैसे कि उन्होंने पॉन्ड में देखा फ्री लिविंग बॉडीज, उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि हाँ ये सेल्स हैं और इसमें कुछ फ्री लिविंग है तो इसमें कुछ कैपेबिलिटी है डिवीजन की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो नॉन लिविंग और डेड सेल था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सेल की डिस्कवरी किसने की, देन यू विल से रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, देन यू विल ऑलवेज राइट ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और उसके बाद 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। देन 1839 में जो पुर्किंजे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉइंड किया था टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भी सेल के अंदर का एक पार्ट है, उसको इन्होंने टर्म दिया था, नाम दिया था कि हाँ ये चीज जो है ये प्रोटोप्लाज्म है। चलिए, ये प्रोटोप्लाज्म रहा। देन अब क्या होता है, इन्होंने 1839 में ये किया। देन 1838 और 1839 में जो शील्डन और स्वान थे, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिल करके इस सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल हैं वो सब सेल से मिलकर ही बने हैं और कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी यूनिट या चीज नहीं है जिससे कि कोई भी बॉडी या ऑर्गेनिज्म जो है वो बना हुआ हो, सब सेल से मिलके बने हैं। फिर अब कोई थ्योरी दी तो 1855 में जो विर्चो थे, उन्होंने इन्हीं की थ्योरी को थोड़ा एक्सपैंड किया, उन्होंने इन्हीं की थ्योरी को पढ़ा और उस पर वर्क किया। तब जाके उन्होंने एक और चीज बताई कि जो सारे सेल्स होते हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही राइज होते हैं। मतलब अगर कोई भी नया सेल है तो वो पुराने सेल से ही अराइज होगा। ठीक है, वो कहीं किसी और सोर्स से जाके राइज नहीं होगा। दो सेल हैं, अगर एक सेल है तो उसमें ही डिवीजन की प्रोसेस होगी और दूसरा सेल बनेगा, लेकिन कहीं और किसी और सोर्स से नहीं बनेगा। तो ये भी काफी इन्होंने बड़ी बात बताई। देन 1940 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गई। तो यहाँ से क्या हुआ कि हम लोग सेल जो बहुत छोटी होती है तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसकी स्टडी करना हमारे लिए इजी हो गया। तो फिर 1940 के बाद जो सेल्स के अंदर की जो चीजें थी वो डिस्कवर होने लगी और हम लोगों को नई नई चीजें पता लगने लगी।
देन सेल की डेफिनेशन, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इसी से मिलके बना हुआ है, सारे सेल ने एक एक करके मिलके हमारी पूरी बॉडी बनाई है। फंक्शनल इसलिए क्योंकि हमारी हर बिलियंस ऑफ सेल्स है, तो हमारी हर एक सेल में प्रोसेस चलती रहती है ताकि हमारी बॉडी काम कर सकते हैं। हम लोग वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, तो हमारा जो एक एक सेल होता है, हर सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस चल ही रही होती है कंटिन्यूअस, तो फंक्शंस हो रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेल के बेसिस पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला यूनिसेलुलर, देन सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से मिलके बना हुआ होगा, और मल्टीसेलुलर में मैनी सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ होगा। आप सिंगल सेल्स में देखिए एग्जांपल्स कौन से आते हैं, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, देन पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो जो क्लेमाइडोमोनास होता है ये एक तरीके की एल्गी होती है, सिंगल सेल्ड एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी। अब इतने बड़े बड़े नेम हैं, कैसे याद करें। तो ये जो चार चीजें हैं, अमीबा के लिए आया, क्लेमाइडोमोनास के लिए चला, एंड पैरामीशियम के लिए पर, बैक्टीरिया के लिए बैठा नहीं। आया चला पर बैठा नहीं, पर नहीं को आप ऐसे निग्लेक्ट कर दीजिए, इससे कि आप इनके नेम याद रख सकते हैं। अब क्लेमाइडोमोनास की स्पेलिंग कैसे याद करें, चला मैं डोमिनोज। अब जैसे कि डोमिनोज है, तो अगर दूसरा कोई ब्रांड बनाए तो सस्ता ब्रांड जैसे कि डोमिनोज ना करके हम लोग उसको डोमोनास कर देंगे, तो ऐसे ही आप इसको लर्न कर सकते हैं। देन मल्टीसेलुलर में फंगी आ जाती है, जैसे जो हमारी ब्रेड में नहीं लग जाती है वो वाइट वाइट, और कोई खाना खराब हो जाता है तो उसमें फंगी लग जाता है, फंगस होता है, तो वो फंगी। एंड देन प्लांट्स जितने भी होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। एनिमल्स होते हैं जैसे कि मैमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, हम होते हैं, तो सब मल्टीसेलुलर हैं। बस यही लोग जो होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। फिर अब जैसे कि जो अमीबा होता है, चेंजिंग शेप, अमीबा के पास चेंजिंग शेप कैसे, अमीबा का स्ट्रक्चर तो वैसे ही ऐसा होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है कुछ और न्यूक्लियस उसका होता है। एंड देन वो क्या करता है, जब उसे भूख लगती है, उसे खाना चाहिए, तो वो एक सीडोपोडिया बना लेता है, इसको सीडोपोडिया बोलते हैं, एक ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि जो फूड होता है वो उसको इनगल्फ कर लेता है। तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, और जैसे ही वो फूड इनगल्फ कर लेता है वो इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर अपना कर लेता है, और जब उसको फूड को बाहर निकालना होता है तो वो फिर से सीडोपोडिया स्ट्रक्चर बना लेता है ताकि फूड जो है वो बाहर कर सके। सीडो मतलब होता है फॉल्स, सीडोपोडिया, ठीक है, वो फॉल्स बनाता है, मतलब ये असलियत में इसका नहीं होता, ये बार बार बनाता है, ठीक है। इसलिए ये इसके चेंजिंग शेप, इसके पास कैपेसिटी होती है कि अपना चेंज जो शेप है वो चेंज कर सकता है। The shape and size of cells are related to the specific function they perform. अब हमारी बॉडी में ये ऐसा नहीं है कि एक ही सेल से मिलके हम लोग बने हुए हैं। हमारी बॉडी अगर बनी है तो हमारी बॉडी में बहुत तरीके के सेल्स हैं जिनका वर्क अलग अलग है, जिनका फंक्शन अलग अलग है। हर ऑर्गन है तो हमारा जो ऑर्गन है डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो अगर हमारा हार्ट है तो उसमें अलग तरीके की सेल्स होंगी, हमारा नर्वस सिस्टम है तो हमारी नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स होंगी, हमारा स्टमक है तो उसमें अलग तरीके की सेल्स होंगी, हमारी जो आउटर स्किन है इसमें अलग तरीके की सेल्स हैं। तो जो हमारी बॉडी में जैसा ऑर्गन जो फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग जो सेल्स होती हैं वो अपना शेप और साइज चेंज करती रहती हैं। अब जैसे कि नर्व सेल्स होती हैं तो हमारी बॉडी में नेटवर्क, जैसे कि हमने कोई भी गर्म चीज छू ली
तो नेटवर्क कैसे ट्रांसफर हो रहा है हमारे ब्रेन तक, तो ये हमारी पूरी बॉडी में नेटवर्क की तरीके फैली हुई होती हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे नेटवर्क स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको। और ये नर्व सेल है, हमारी नर्वस सिस्टम। ये हमारी फैट सेल है, जैसे कि हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो वो स्टोर होता है, तो फैट सेल्स, तो ये फैट सेल्स हैं। ये ब्लड सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं, ओवम है। तो ये सारी जो सेल्स हैं इनका अपना अपना वर्क है, तो इनका स्ट्रक्चर भी चेंज है और इनका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। सो ये रहा आपके लिए। देन और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सेल है, तो जो सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन। जब ऑर्गन एक साथ में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म, एक पूरा एनिमल या कोई भी चीज ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इन आवर बॉडी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन वर्क करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है ये, जैसे कि हमारी बॉडी में हार्ट है तो वो ब्लड पंप करेगा। हमारी बॉडी में डाइजेशन करने की प्रोसेस है तो वो स्टमक करेगा। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस है तो वो किडनी करेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। हमारी बॉडी है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करें, ऑर्गन। ऑर्गन। अगर यही चीज हमारे सेल के लिए यूज हो, कि क्योंकि सेल भी तो एक, अगर देखें तो अपने आप में एक बॉडी अगर उसे माने तो उसके अंदर भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू वो वर्क कर सके, फंक्शन कर सके। तो वो क्या होता है हमारा ऑर्गेनल। सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनल्स। जैसे कि हमारा नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है, ये रफ स्ट्रक्चर है। इसकी जो आउटर लेयर है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब आउटर लेयर, जैसे कि लेयर होती है, और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। देन न्यूक्लियस होता है हमारा, और इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये रफ सेल का स्ट्रक्चर होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए। जब हम आगे का चैप्टर डील करें, ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े, तब आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली ये कैसे, कहाँ पर है, मतलब किसके थ्रू आ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास सेल है, मैंने अभी आपको बताया उसकी आउटर लेयर जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमने इससे पहले पढ़ा था, साइंटिस्ट जो थे पुरकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइंड किया था। तो जो हमारी बॉडी में सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोगों ने अलग कर दिया, साइटोप्लाज्म अलग है। अब साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड होता है, मतलब जितना भी वाटर पार्ट होता है वैसा। अब साइटोप्लाज्म कैसा, अब इसे समझें। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, हेलोप्लाज्म एंड ट्रोफोप्लाज्म। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल यू हैव अ फ्रूट रायता। ठीक है, फ्रूट रायता में फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कर्ड को अलग कर दें और जितने भी फ्रूट्स हैं उनको अलग कर दें, तो जितना भी कर्ड वाला फ्लूइड पार्ट होगा दैट इज हेलोप्लाज्म, जिसमें से वाटर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। और जितना भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स होंगे, लाइक बनाना, ग्रेप्स, डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रूट्स होंगे वो हमारे आ जाएंगे ट्रोफोप्लाज्म में, मतलब सॉलिड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट में हमारा फ्रूट्स आ रहे हैं उधर, तो इधर सेल ऑर्गेनेल्स आ रहे हैं, जिन्हें हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। हालांकि ये आपके में है नहीं, बट मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि कौन सा किसके अंदर आ रहा है, और आप साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, और इस प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। ये सारे, अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट द सेल ऑर्गेनेल्स,
तो आप ये सारे सेल ऑर्गेनल्स लिख देंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि ऐसे ऑर्गेनल्स बताइए जो कि प्लांट्स में तो होते हैं पर एनिमल्स में नहीं होते हैं, तो सॉरी जो एनिमल्स में नहीं होते हैं और प्लांट्स में होते हैं, तो उसमें हम लोग बताएंगे प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आप सारे सेल ऑर्गेनल्स याद कर लीजिए। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, और हम अब आगे के लेक्चर्स में इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स को वन बाय वन करके कंप्लीट करते जाएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये एनिमल्स में क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर वहाँ पे नोट्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।